अर्पिता जोशी इधर भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती थी कि वो आसानी से बच नहीं पाएगी। सिल्वर लीफ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और जब वो स्टॉक रूम में कैमरे के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रही थी तो उसके की कार्ड के टाइम लॉक से पता चल गया था कि वो इंग्रेडिएंट्स को चेक करने वाली आखिरी इंसान थी। उसने अपनी बुरी किस्मत को कोसा। अगर उसके प्रॉक्टर उसके साथ इंग्रेडिएंट्स को चेक करने में आलस नहीं करते तो उसके पास अपने निशान मिटाने का एक अच्छा मौका होता। हॉल की तरफ मुड़ते हुए जब उसने सिल्वर लीफ के सिक्योरिटी पर्सन को राउंड लगाते हुए देखा तो वो जल्दी से छुप गई। सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बातें उसके कानों तक पहुंची। हेलो सिक्योरिटी गार्ड्स, ध्यान दें, चेयरमैन सिल्वर लीफ के किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं। श्योर करें कि हर एंट्रेंस और एग्जिट को बंद कर दिया जाए। हमें एक लेडी को ढूंढना है। यूनिफॉर्म वाले आदमी ने सख्ती से कहा। चेयरमैन परमार अपराधियों को आसानी से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देना चाहते थे। अर्पिता जोशी का सरेंडर करना परेशानी को जन्म देगा। उसे भरोसा नहीं था कि सिल्वर लीफ उसके रीजन को समझेगा। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो सिर्फ चेतना सिंघानिया के कर्ज को चुका रही थी और इसलिए उसने ये सब किया। उस लेडी अर्पिता जोशी को पता था कि चेतना सिंघानिया आसानी से उससे दूर हो जाएगी और अपनी इन्वॉल्वमेंट से मना कर देगी। कौन उस पर विश्वास करेगा कि वो सच बोल रही है? कोई नहीं। उसने खुद पर किसी का ध्यान नहीं डालने की कोशिश की। उसने खुद को अंधेरे और हॉलवे में छुपाए रखने की भी पूरी कोशिश की। उसे हॉलवे में लगे हुए कैमरों से भी डर लग रहा था। उसने अपने नाखून को थोड़ा सा काटा। अब उसे कहां छिपना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। अर्पिता जोशी ने उस सिक्योरिटी पर्सन के वॉशरूम जाने के लिए इंतजार किया। उसे शायद वहां से खसकने का मौका मिल सकता है। कांपते हुए घुटनों और हाथों के साथ उसने धीरे धीरे वॉशरूम के गेट के नॉब को खोल दिया। उसने कोई आवाज ना करने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी सांसें छोड़ी और जल्दी से गेट को बंद कर लिया। अपनी बैग उस पर टिका दी। इस जगह कुछ गड़बड़ थी। उसने जल्दी से अपना सिर उठा लिया और इधर उधर देखने लगी। मुझे पता था कि तुम बचने के लिए इस जगह को चुनोगी। एक छोटी सी दीवार की दूसरी तरफ से एक लेडी के हंसने की आवाज आई। गेट खुला। एक जानी पहचानी लेडी सामने आई। अर्पिता जोशी जानती थी कि वो कहीं भी आ सकती है। अर्पिता जोशी, तुम अभी भी हमेशा की तरह दिख रही हो। क्या तुम जानती हो ना ये अकेडमी इस समय तुम्हारा सर चाहती है? अग्रवाल परिवार तुम्हारे मांस पर अपने पंजे खोदने का इंतजार कर रहा है। मिस एकता? आप? एकता आचार्य डायरेक्टर परमार की असिस्टेंट थी। ये वो थी जिसने सिल्वर लीफ एकेडमी के जरूरी और गंदे कामों को संभाला हुआ था। अर्पिता जोशी के शरीर ने उसके दिमाग को फॉलो करने से मना कर दिया। वो इस जगह में फंस गई थी। वो इस लेडी की गहरी नजर से बचने में फेल हो गई थी। वो फंस गई थी। इस बार कोई बचाने वाला नहीं था उसे। इधर अवंतिका ने अपना सिर उठाने और अपना पीला चेहरा देखने से पहले ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लिया। उसके लंबे बाल अब घने और कर्ल हो गए थे और उसके चेहरे को ढक रहे थे। वो अभी भी खड़ी थी और उसके कॉन्फिडेंस के मास्क को भूल गई थी। पानी के टपकने की आवाज ही उसकी कमजोरियों के इन मुश्किल पलों में उसका साथ दे रही थी। उसने सर्वाइव करने के लिए अपना बेस्ट दिया। हालांकि वो श्योर नहीं थी कि एकेडमी उसके बदले गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसके क्लेम को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। उसने नल को बंद कर दिया और अपने चेहरे को एक साफ टॉवल से पोंछ लिया क्योंकि उसे जल्दी अब लॉन्ज में बाहर वापस जाना था, नहीं तो एकेडमी का स्टाफ उसे ढूंढने लग जाएगा। जब वो बाहर गई तो वो अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वो सामने की दीवार के पास ही खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। अवंतिका? उसकी आंखों में अर्जुन को देखकर आंसू आ गए। क्या हो गया डार्लिंग, तुम रो क्यों रही हो? मैं अर्जुन, उसे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काफी डरी हुई थी। वो डर गई थी कि अपनी लास्ट डिश पर बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं वो हार ना जाए और अर्जुन की इज्जत डूब ना जाए। अर्जुन, वो बेवकूफ प्रॉक्टर, उसने गुस्से में रोते हुए कहा। उसे कोई परेशानी नहीं होती अगर उस प्रॉक्टर ने उसकी बात सुन ली होती और उसके आइटम्स को बदल दिया होता। उसका क्लेम सही था। उसे सिर्फ ये बात परेशान कर रही थी कि उसे अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका दिए बिना किस तरह से उसकी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया गया था। अवंतिका ने अपने पैरों पर जोर दिया और अपने पति के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे गले लगाने की इच्छा में उसे अपने पास तेजी से खींच लिया। वो इस भविष्यवाणी से नफरत करती थी। ये इस कंपटीशन के लिए स्कोर या प्राइज के बारे में नहीं था। ये उसकी इज्जत की बात थी जिस पर शक किया गया था। उसे चीटर कहा गया था और सवाल उठाए गए थे। ये उन लोगों से पूरी तरह से इंसल्ट महसूस करने जैसा था जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। जब वो अर्जुन की बाहों में चुपचाप रोने लग गई तब उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसने उसे चुप कराने के लिए उसके कंधों को थपथपाया। मैं बहुत बेवकूफ हूँ अर्जुन, आई एम सॉरी अर्जुन। अवंतिका रो रही थी। हे अवंतिका, किसने कहा कि तुम बेवकूफ हो?
और तुम निराश क्यों हो? याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अर्जुन, देखो तुमने अपना बेस्ट किया, जो पॉसिबल था वो किया। अब वापस जाओ और इंतजार करो अपने रिजल्ट का। मुझे तुम्हारा रास्ता बनाने दो, मुझे कुछ कचरा साफ करना है। इस समय अर्जुन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जब अर्जुन 8 साल का था तो उसके दादाजी ने उसे एक अच्छा पति होने के बारे में समझाया था। मैडम अग्रवाल भी अपने हस्बैंड की तरह एक रियल्टर थी, लेकिन उनके जैसी बिजनेस लवर नहीं थी। वो शांत और अनप्रिडिक्टेबल थी, लेकिन एक अच्छी लेडी थी। एक दिन वो डिप्रेशन में शांत होकर घर वापस आई। वो सिर्फ गले लगने के लिए अपने पति के पास गई। वो काफी धीमी आवाज में बोल रही थी। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद उसके दादाजी ने उसके माथे पर किस किया और थोड़ा आराम करने के लिए कहा और ये कहा कि वो इससे निपट लेंगे। हे अर्जुन, इधर आओ। अर्जुन उस पल को याद कर रहा था जब उसके दादाजी ने उसे पास बुलाकर समझाया था, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ और इसे सीखो। उसके दादाजी ने कहा और अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पास गया। ये पता चल गया था कि उसकी दादी पर एक डील करने का प्रेशर डाला गया था जिस पर वो बहस नहीं करना चाहती थी। अर्जुन, तुम्हारी दादी एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल लेडी है। जब से मैं उनसे मिला हूं ना, मुझे पता है कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगी, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग इसे देखने से इनकार करते हैं। ये कहकर उसके दादाजी मुस्कुराए। उनकी आंखों के आसपास झुर्रियों ने उनकी एज पर जोर दिया। जब तुम भी एक हस्बैंड बन जाओगे तब तुम इस बात को समझोगे, और ये काम हमारा है कि हम एक बार उन बेवकूफों को उनकी जगह याद दिलाएं। हमेशा याद रखना बेटा। अर्जुन को अपने दादाजी की कही एक एक बात याद आ रही थी। अवंतिका के लॉन्च में जाने के बाद इस समय अर्जुन चेयरमैन परमार और उनकी बेटी के साथ बैठा हुआ था और वो अर्पिता जोशी को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। इधर हर कोई बेसब्री से एग्जाम के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। वैशाली अपनी सीट से उठी और उसने राहुल से कहा, राहुल, मैं एक सिगरेट ब्रेक लेने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? राहुल मेहता ने अपना सिर हिलाने से पहले वैशाली की पीठ को देखा। वैशाली को अपने होश में आ जाना चाहिए था और अपनी प्रॉब्लम से डील करना चाहिए था जिससे वो भागने की कोशिश कर रही थी। अवंतिका और अर्जुन पर उसकी नफरत भरी नजर राहुल मेहता से छिपी नहीं थी। राहुल मेहता जो वैशाली को एक अजीब तरह का लुक दे रहा था, उसे वैशाली समझ सकती थी। उसे याद दिलाने की जरूरत थी कि उसे क्या करना है। वैशाली के लिए अब हर दिन एक जैसा था और राहुल के बिना कोई शब्द कहे उसे एहसास हुआ कि उसने उसे खो दिया है। सिगरेट पीने के लिए जाते समय उसके बढ़ते कदम उसके दिल में गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे। 3 महीने, क्या ये लंबा समय था जब उसने आखिरी बार उससे बात की थी? क्या उसे छोड़ना उसकी सही चॉइस थी? क्या वो खुद की डिग्निटी बचाने के लिए उससे दूर हो रही थी? क्या वो उम्मीद कर रही थी कि वो इस बार उसकी तलाश करेगा और उसे ले जाने की कोशिश करेगा जहां वे चले गए थे? कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितने कदम उठाए, वो हमेशा उसकी पहुंच से बाहर था। उसने खुद का मजाक उड़ाया। क्या पिछले कुछ हफ्तों से उसकी चुप्पी उसे पहले से ही जवाब दे रही थी? जो भी पॉसिबिलिटी थी वो उसके बारे में परवाह करता था, वो पहले से ही खत्म हो गई थी। उसके लिए उसके मैसेज और कॉल के लिए अपना फोन चेक करना बेकार था। उसे अब उससे कोई उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं वैशाली, प्लीज अब उसके बारे में फिर से मत सोचो, वैशाली ने खुद से कहा। वो कितनी बार उसके ख्यालों में खो जाती थी, वो समय जब उन दोनों ने साथ बिताया था। वैशाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और जो आंसू गिर रहे थे उसे दूर कर दिया। शायद वो उस रात के बाद पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड उसके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था और शायद उसके लिए भी ऐसा ही करने का समय था। वो एक ऐसा खजाना था जिसे उसने पाया, लेकिन वो उसे अपने पास रखने के लिए नहीं था। उसने उसे जाने दिया था, भले ही उसका अपना दिल इससे टूट रहा हो, और वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इस खाली वादे को लंबे समय तक निभा सके। वेंडिंग मशीन में सिक्के डालते हुए उसने अपने फेवरेट कोल्ड क्रैब जूस के लिए बटन दबा दिया। फिर वो स्मोकिंग एरिया की तरफ जाने लग गई। सिगरेट पीकर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल सकती थी। कैंडीज के लिए एक दूसरी वेंडिंग मशीन के पास बेंच पर बैठ गई। उसने एक सिगरेट जलाई और अपने लंग्स से धुआं बाहर निकाला। वो खुश थी कि सूरज डूबने से पहले ही बाहर का टेम्परेचर कम हो गया था। वो स्मोकिंग एरिया की टेम्परेरी जगह को एंजॉय कर रही थी। उसके हाथ में सिगरेट और उसके पास उसका फेवरेट जूस था। वो पिछले कुछ दिनों से अच्छा फील कर रही थी। इतने स्ट्रेसफुल काम के साथ वो परेशान हो गई थी। उसके और राहुल मेहता के एडवर्टीजमेंट का फाइनल टच इस वीक के पहले खत्म होने के लिए तैयार था। उसकी थोड़ी देर की शांति उस समय डिस्टर्ब हो गई जब उसके कान में कहीं से एक लेडी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आई।
वेंडिंग मशीन के दूसरी तरफ छिपने से पहले उसने अपूर्व को अपने पैरों से किसी को ठोकर मारते हुए देखा और जिसे देखकर वो हैरान हो गई। उसने अपने आप को चुप रहने के लिए अपने होठों पर उंगली रख ली। वैशाली अपूर्व की बुरी किस्मत पर लगभग हंसने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फैन गर्ल्स का शिकार कर रहा था। दूसरे अग्रवाल भाई से मिलने के लिए कितना अच्छा दिन है, उसने सोचा और अपनी सिगरेट को बुझा लिया। थोड़ी देर बाद लड़कियों का एक ग्रुप गेट पर दिखाई दिया और अपने आइडल को आसपास ढूंढने लगा। हे अपूर्व, तुम कहाँ हो? लड़कियों में से किसी एक ने उसे बुलाया। अपूर्व लड़कियों से डरकर जहां छुपा हुआ था वहां वो झुककर बैठा हुआ था। अब वो समझ गया था कि अर्जुन का क्या मतलब है जब उसने उसे बताया था कि फैन गर्ल्स खतरनाक भी हो सकती हैं। ये सब अर्जुन की गलती थी। ये वही था जिसने अवंतिका को प्रेजेंट करने के लिए AA होर्डिंग की तरफ से उसको भेजा था। अर्जुन के कहने पर ही वो अवंतिका को बचाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला कर चुका था और कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर लड़कियों की भीड़ से निपटने के लिए वहां आ गया था। वो वहां पर सिल्वर लीफ की सिक्योरिटी की मदद से उनसे दूर भाग पाया था। वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ से भाग गया है। नो वेज, वो इस बालकनी से जंप ही नहीं कर सकता, ये बहुत ऊंची है। वो यहीं कहीं है। नो, मुझे लगता है वो शायद दूसरे रास्ते से चला गया होगा। चलो चलते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज तो मैं उसे किस करके रहूंगी। जब लड़कियां वहां से चली गईं तो वैशाली अपनी हंसी को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकी। उसने जोर से हंसते हुए अपनी थाइस को थपकी दी। इसमें इतना फनी क्या है? वो चिढ़ गया था कि ये लेडी उसका मजाक उड़ा रही थी। उसके काले सीधे बाल उसके कंधे पर उछल रहे थे, उसके गाल हंसते हुए चमक रहे थे। आज तक अपूर्व ने किसी भी लेडी के सामने कभी शर्म महसूस नहीं की थी। तुम? ओह माय गॉड, मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। वैशाली ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया। अपूर्व बेंच के दूसरी तरफ बैठ गया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। अपूर्व, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने तुमको लगभग पकड़ ही लिया था। न जाने आज तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला था, उसने आगे कहा। वैसे तुमको अपने भाई से सीखना चाहिए कि लेडीज से कैसे बचते हैं। अपूर्व हैरान था। वो उसे जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। सॉरी, तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? उसने पूछा। क्या ये तुम्हारी पिकअप लाइन है? वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद हाँ, उसने मजाक किया और सोचा कि वो आज उस पर ज्यादा हंसी थी। अरे मैं वैशाली हूँ, अवंतिका की कजन। अपूर्व ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वैशाली ने उसे रोक दिया। मैं पापा की साइड से हूँ, उसने ऐड किया। ओह आई सी, उसने सिर हिलाया। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने एग्जाम को पास कर ले। बिल्कुल यही सही मौका है प्रिंस चार्मिंग को अपनी सिंड्रेला को छुड़ाने का, वैशाली ने हंसते हुए कहा और अपूर्व के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।